रूस तक भारतीय संस्कृति का विकास विस्तार। मध्य एशिया होते हुए बौद्ध धर्म ईसा की प्रथम शताब्दी में ही रूस पहुंच गया था। उसका प्रथम प्रवेश खोरेज्जमा में हुआ। वहां से वह कैस्पियन सागर, अरब सागर तथा प्रशांत महासागर के सुविस्तृत भूखंड में फैला। 7वीं शताब्दी में समरकंद में एक विशाल बौद्ध विहार का पुनरुद्धार हुआ। कूचा और खोतान उन दिनों बौद्ध धर्म के प्रधान केंद्र थे। ऐसी दुर्लभ पांडुलिपियां संग्रहित थीं जो भारत में भी नहीं मिल पाती थीं। रूसी पुरातत्व विभाग की ढूंढ खोज में ऐसे अनेक स्मारकों, मंदिरों, विद्यालयों, भित्ति चित्रों, शिलालेखों, ग्रंथों, मूर्तियों तथा भगवान शेषों का संग्रह किया गया है जो उस देश में प्राचीन काल की बौद्ध संस्कृति के प्रसार का प्रमाण देते हैं। तरमीज नगर के पास पत्थर की बुद्ध प्रतिमाएं मिली हैं और उसी स्थान पर एक बौद्ध मंदिर के कांसे और मिट्टी सहित अवशेष भी उपलब्ध हुए हैं। किर्गिजियो क्षेत्र में चू नदी की उपत्यका में भी बहुत से बौद्ध अवशेष मिले हैं। दजूल नगर के पास तो एक पूरा विहार ही मिला है जिनमें भिक्षुओं के निवास गृह, चैत्य, मंदिर आदि की व्यवस्था मौजूद थी। मूर्तियां, चित्र, भवन, मंदिर की वास्तुशैली देखते हुए एक निष्कर्ष निकलता है कि वहां भारतीय बौद्ध प्रचारक ही नहीं, कुशल कारीगर भी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। तुर्कमानिया के बैराम अबी स्थान की खुदाई में जो प्राचीन बौद्ध मंदिर मिला है उसमें एक ऐसा पात्र भी है जिसमें छोटी छोटी मूर्तियां तथा 5वीं सदी के ईरानी सिक्के भी रखे हैं। इसी के साथ भोजपत्र पर लिखे हुए 5वीं शताब्दी के बौद्ध धर्म के ग्रंथ भी मिले हैं। सेमिरेच्य, अकवेशी, कास्नोरेचेंक्स, कुवा, फरगाना, आर्जिना लेपे, ताजिकिस्तान में उपलब्ध अवशेषों से स्पष्ट है कि उन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म ईसा की 2री-3री शताब्दी में मौजूद था। मंगोलिया में उसकी जड़ें जमी हुई थी। कई मंगोल सरदार बौद्ध धर्म में दीक्षित हो चुके थे। मांगेल ओइरात बौद्ध थे। सन 1620 में होशुत राजकुमार वैवागस दातार बौद्ध धर्म के पीत संप्रदाय का अनुयायी था। यह मंगोल वोल्गा के किनारे किनारे आगे बढ़े और उन्होंने रूस के काफी बड़े क्षेत्र में बौद्ध धर्म फैलाया। उन्हीं दिनों साइबेरिया के बेकाल प्रदेशों में बौद्ध धर्म पनपा। 150 तिब्बती बौद्ध भिक्षु वहां पहुंचे और उन्होंने खानाबदोश वुरियात जनजाति को दीक्षित किया। उलान बतौर के गमवन विहार में भारतीय धर्म प्रचारक भी पहुंचे थे। उसमें से एक और भिक्षा पात्र तो अभी तक सुरक्षित रखा हुआ है। वुयार्तिया का प्रथम बौद्ध विहार सेलेगन क्षेत्र में त्योसड़ गोल दजान नामक स्थान में विनिर्मित हुआ था। रूस के सेमिरेक सप्तनद क्षेत्र में 6वीं से लेकर 12वीं सदी के मध्यवर्ती ऐसे अनेक अवशेष मिले हैं जिनसे सिद्ध होता है कि वहां प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का आधिपत्य था। पुरातत्व विभाग ने जो अवशेष प्राप्त किए हैं उनमें स्पष्ट है कि चू उपत्यका के निकट आस्तिक अता में बौद्ध धर्म माना जाता था और 12वीं सदी में वहां विशाल काय बौद्ध विहार बने थे। सारंगी नदी की उपत्यका में 6ठी सदी के बने भित्ति चित्र पाए गए हैं जिनमें वहां उन दिनों बौद्ध धर्म का प्रचलन सिद्ध होता है। बलाशागुन में बुद्ध प्रतिमाएं मिली हैं। तलस में भी 6ठी सदी के ऐसे ही अवशेष मिले हैं। पुरातत्व विज्ञानी बर्नशताम ने उसी क्षेत्र में अनेक धातु प्रतिमाएं तथा संग्रहालय अवशेष ऐसे प्राप्त किए हैं जिन्हें देखने में उस क्षेत्र में प्रतिष्ठित बौद्ध आस्था का भली भांति परिचय मिलता है। रूसी भाषा में संस्कृत के शब्दों की भरमार है। ईसा की 10वीं शताब्दी तक रूसी लोग देवताओं की पूजा करते थे जो भारत में पूजित होते थे। लिथुवानिया और लाताविया की भाषाएं यूरोप की भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत के अधिक समीप हैं। वॉल्स एंड आर्यंस ग्रंथ में इस क्षेत्र के निवासियों को प्राचीन काल में आर्यवंश का ही सिद्ध किया गया है। रूस का उज़्बेकिस्तान प्रदेश यो इन दोनों मुसलमानी प्रभाव में है, पर प्राचीन काल में वह भारतीय संस्कृत का केंद्र रहा है। मध्य युग की इमारतों के अवशेष जहां भी उपलब्ध हैं, उन पर भारतीय स्थापत्य कला और संस्कृति की गहरी छाप है। आमू नदी के किनारे बसे
तरमेज नगर की खुदाई में बौद्ध प्रतिमाएं और चैत्यों के अवशेष मिले हैं। इस प्रदेश का प्रमुख नगर बुखारा इतिहासकारों के अनुसार विहार शब्द का ही तुर्की उच्चारण है। ताशकंद के स्त्री पुरुषों की पोशाक भारतीय पहनावे से मिलती जुलती है। तुर्कमानिया प्रदेश के अनेक स्थानों पर भारतीय संस्कृति के अवशेष बिखरे पड़े हैं। अशकाबाद से 400 किलोमीटर आगे विशालकाय मेरवे की खुदाई में ऐसे अनेकों अवशेष मिले हैं। यहाँ 7 मीटर ऊंची एक बुद्ध प्रतिमा मिली है। ब्राह्मी लिपि में ताड़पत्र पर लिखा एक बौद्ध ग्रंथ भी उसी काल का मिला है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और तुर्की, फारसी, अरबी तथा संस्कृत के विद्वान रहीम, जिनका पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था, वे तुर्कमानिया के ही निवासी थे। भारतीयता के प्रति उनका अनुराग अपने जन्म काल से ही वहां के वातावरण द्वारा उपलब्ध था। इस्लाम के मध्यकालीन दबाव और वर्तमान नास्तिकवादी प्रवाह के बावजूद बुरियातिया प्रांत भी अपनी बौद्ध निष्ठा को बहुत हद तक यथावत बनाए हुए है। बेकाल झील के दक्षिण पूर्व में बर्फीली चोटियों से ढका हुआ विपुल प्राकृतिक संपदाओं वाला यह प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल 3,15,000 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसे जापान के बराबर ही कह सकते हैं। रूस के समाचार पत्रों में इस खोज की विस्तृत चर्चा छपी थी कि काकेशस क्षेत्र में काला सागर के तट पर माइस सेनेटोरियम के निकट खुदाई में जो मूर्तियां मिली हैं, वे इस बात को प्रमाणित करती हैं कि किसी समय उस क्षेत्र में भारतीय सभ्यता फैली हुई थी। इसी क्षेत्र में आदव रोइस नामक कबीला निवास करता है। उसकी नस्ल का विश्लेषण करने पर प्रतीत हुआ कि वे भारतीय मूल के लोग हैं। पीढ़ियों से रूस में बसे होने के कारण वे अब रूसी ही हैं। फिर भी उनका सांस्कृतिक रुझान भारतीयों जैसा है। उनमें प्रचलित लोक कथाओं में से 30 कथाएं भारतीय पुराणों की है। आभूषण वे भारतीयों जैसे पहनते हैं। वे रूस में रहते हुए भी अपने आप को भारतीय मूल का मानते हैं। मास्को, लेनिनग्राड, रोस्तोव, ताशकंद, कीव के विश्वविद्यालयों में औद्योगिक एवं वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्त करते हुए भारतीय छात्र बड़ी संख्या में रूस में रहते हैं। अमीर देशों की तरह वहां किसी के लिए भी विलासिता के अवसर नहीं हैं। वहां प्रत्येक देशी विदेशी नागरिक से कठोर श्रम की अपेक्षा की जाती है। रूस में 14 भारतीय भाषाओं में रेडियो प्रसारण होता है और यहाँ की प्रायः प्रत्येक भाषा में साम्यवादी विचारधारा की पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था है। इस कार्य में सैकड़ों भारतीय लगे हुए हैं और रूस वासियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। रूस के अजरबैजान नगर में एक सूर्य मंदिर है जिसमें संस्कृत शिलालेख है। वह इस बात का साक्षी है कि कभी उस देश में हिंदू धर्म का विस्तार रहा है। 19वीं शताब्दी के प्रथम भाग में हरियाणा, पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के व्यापारी समुद्र मार्ग से रूस गए और वहां जाकर कितने ही बस भी गए। अभी भी वहां बाकू में उनका एक कारवां सराय है और एक मंदिर भी है। रूस में प्रवासी भारतीयों का कोई संगठित समुदाय नहीं है। इन दिनों रूस में भारतीयों की संख्या शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययन कर रहे छात्रों के रूप में ही अधिक है। हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उड़िया आदि भाषाओं के विद्वान भारत से वहां बुलाए गए हैं और वे रूस वासियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। रूस के विद्वानों में से A.G. रोस्तोव, N.A. दोब्रोलुव्योव, I.C. मितायेव, V.C. स्तवासोवो, S. शशकोव ऐसे नाम हैं जिन्होंने रूस निवासियों को भारतीय गौरव गरिमा की अधिकाधिक जानकारी कराने में भरसक प्रयत्न किए हैं। लियो टॉल्स्टॉय से गांधी जी ने जो प्रेरणा ग्रहण की, उससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितनी मदद मिली, इसे हर कोई जानता है। सन 1785 में एक प्रतिभावान संगीतज्ञ लेबेदिराव भारत आए और वे 12 वर्ष तक इस देश की तीर्थ यात्रा करते हुए भारतीय संगीत का शिक्षण प्राप्त करते रहे। इसके बाद एक रूसी दार्शनिक रफाइल देनिविगोव भी भारत आए और वे 17 वर्षों तक यहाँ तीर्थ यात्रा करते और धर्म शिक्षा प्राप्त करते रहे। सन 1774 में फिलिप येफ्रेमोव भारत की सुविस्तृत तीर्थ यात्रा करने आए और उन्होंने
कई वर्ष बाद लौटकर भारत की जानकारी के संबंध में एक बड़ी पुस्तक प्रकाशित की, जिसे उस देश में बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ा गया। भारतीय तत्व दर्शन में विशेष रुचि रखने वाले विद्वान G.S. लेबेदेव इस देश में कितने ही वर्ष रहे और उन्होंने भारतीय ब्राह्मणों की जीवन प्रणाली पर निष्पक्ष विचार और उनके पवित्र रीति रिवाज तथा लोक व्यवहार नामक पुस्तक लिखी। इस बात के कितने ही प्रमाण मिले हैं कि ईसा की प्रथम शताब्दी में भारतवासी रूस को जाते थे और रूसी लोग भारत आते थे। इस आवागमन का प्रयोजन संस्कृतियों का आदान प्रदान, अध्ययन तथा प्रशिक्षण, चिकित्सा एवं व्यवसाय रहता था। अनेक यूरोपीय यात्राओं ने अकबर के दरबार में रूसियों के होने का जिक्र किया है। इटली के घुमक्कड़ डियोवानी वातेरो ने भारतीय व्यापारियों को यारोस्लाव, मॉस्को और चेक में अपना व्यवसाय चलाते देखा था। अस्त्राखान कस्बे में भारतीयों की बस्ती और सराय थी, जो 200 वर्षों तक फलती फूलती रही। इन प्रवासियों में से अधिकांश पंजाब और राजस्थान के निवासी थे। रूसी भाषा का विकास संस्कृत के आधार पर हुआ है। इस तथ्य को रूस की महिला इतिहासवेत्ता बोल्कोवा ने स्वीकार किया है। वहां के भाषा विज्ञानी वी माकेराको का कथन है कि रूसी भाषा अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी, संस्कृत और बंगला के अधिक निकट है। पहला, पिकिलिंग्स्की लिथुआनियन भाषाओं का संस्कृत से निकट संबंध। दूसरा, A.F. मिकुस्त्की स्लाव और संस्कृति भाषा की आत्मीयता। तीसरा, S.P. मिकुत्स्की की संस्कृत धातुओं और शब्दों की स्लाविक भाषा से तुलना। चौथा, रूसी विज्ञान अकादमी द्वारा प्रकाशित संस्कृत और रूसी भाषा की समानता। इन ग्रंथों में विस्तार पूर्वक यह सिद्ध किया गया है कि रूसी भाषा का विकास संस्कृत भाषा के प्रकाश में ही हुआ है। रूसी भाषा में भारत के अनेक प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद हुआ है। गीता, उपनिषद, पंचतंत्र, हितोपदेश विशेष रूप से लोकप्रिय हुए थे। वारान्निकोव द्वारा अनुदित रामचरितमानस की तो वहां लाखों प्रतियां हाथों हाथ बिक गईं। रविंद्रनाथ टैगोर की कृतियां तो रूस की प्रायः सभी भाषाओं में अनुदित प्रकाशित हुई हैं। हिंदी की शिक्षा का उस देश के विश्वविद्यालयों में समुचित प्रबंध है। रूसी भाषा में बौद्ध साहित्य का अनुवाद और प्रकाशन उत्साहपूर्वक हुआ है। इस कार्य को वहां का ओल्डनबर्ग विवल्योथिकी बुद्धिका संस्थान संपन्न कर रहा है। अनुवादकों में मसिली मसिलिएव, ईमान मिनायेव, फ्योदोरस शेरवास्त आदि विद्वानों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। बोयथलिंक द्वारा संपादित संस्कृत गोतेरबुक पीटर्सबर्ग डिक्शनरी नामक संस्कृत कोश 7 बड़ी जिल्दों में छपा है। देवनागरी लिपि में छपा यह रूस का सर्वप्रथम ग्रंथ है। उसके संपादन में 20 वर्ष लगे हैं। अब तो महाभारत, गीता, रामायण, उपनिषद आदि अनेक प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद रूसी भाषा में हो चुका है। रूसी इतिहासकार जी मिल्लेर तथा गवेषणा विशेषज्ञ वासिस्सिलेव ने कठिन परिश्रम करके उस देश में बिखरे हुए बौद्ध साहित्य तथा अवशेषों को एक क्रमबद्ध श्रृंखला में पिरोया है। संग्रहित सामग्री से उस देश में किसी समय के बौद्ध धर्म विस्तार पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। ईमान मिनायेव, सेगेई, ओल्डनबर्ग, फ्योदोर इपियोलितो, शर्कोई, यूरी रोयरिक, जॉर्जी सग्न्यात्सेव, बोरिस सेमिचेन, वोरिस प्रकांत्यो, कुजुनेत्सोव, एदुई तेमकीव, सांझे, दिलिकोव, ओवत्व्रेना, वोल्कोवा, क्रिगोरी, वोनगरी, लेविन, येलेवा सिमेका, अलेस्केई कोचतोव प्रभृति विद्वानों ने इन दिनों अथक परिश्रम करके रूसी जनता को बौद्ध धर्म से परिचित कराने वाले अनेक ग्रंथ एवं शोध प्रबंध प्रस्तुत किए हैं। उससे एक अंधकार पर से पर्दा उठा है और रूसी जनता ने यह जाना है कि बौद्ध धर्म न तो दखियानूसी है न प्रतिगामी। लेनिनग्राड की प्राच्य विद्या अकादमी ने पांडुलिपि विभाग ने उस देश में बिखरे हुए बौद्ध साहित्य की लगभग 30,000 पांडुलिपियां संग्रहित की हैं। नाडका प्रकाशन गृह ने रूसी भाषा में अभी धम्मपद, बौद्ध धर्म, जातक मरला,
तिब्बती धर्म साहित्य, अशोकावादन माला, कृणाल कथा जैसे बौद्ध धर्म पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथ छापे हैं। इससे स्पष्ट है कि रूसी जनता इस नास्तिकतावादी जुनून के रहते हुए भी बौद्ध धर्म से कम प्रभावित नहीं है। रूस में भारतीय संस्कृति के संबंध में कम दिलचस्पी नहीं है। लेनिनग्राड विश्वविद्यालय में प्राच्य विद्या के अध्ययन की अच्छी व्यवस्था है। संस्कृत, पाली और प्राकृतिक भाषाओं के उद्भट विद्वान I.P. मिनियेव ने इसका श्री गणेश किया था। S. ओल्डनबर्ग और शेवोर्त्स्की ने भारतीय तत्वज्ञान पर शोध एवं तद विषयक अध्ययन पर महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। शेवोर्त्स्की संस्कृत में धारा प्रवाह भाषण कर सकते थे। उन्होंने लंबी यात्राएं करके उस देश में बिखरा पड़ा बौद्ध साहित्य एकत्रित किया था। एल बजेई वारान्निकोव के संपादकत्व में हिंदी रूसी कोश विनिर्मित हुआ है। उन्हीं ने रूसी भाषा में रामचरितमानस का पद्यानुवाद भी किया। उनकी समाधि पर तुलसीदास का यह दोहा अंकित है। भलो भलाई पैलहि लहै निचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच। रूस भारत से बहुत दूर नहीं है। प्राचीन काल में यहाँ के प्रचारक अपने अटूट उत्साह का सहारा लेकर वहां भी पहुंचते थे और भारतीय संस्कृति के दिव्य लाभों से उस क्षेत्र को भी प्रकाशित करते थे। मुंबई से रूस की राजधानी मॉस्को 5600 मील है। 900 मील प्रति घंटे की चाल से चलने वाले मध्यवर्ती वायुयान से 6.5 घंटा में इस दूरी को पार कर लेते हैं। श्री मिखाइल गोबाराच्योव के राष्ट्रपति बनने के बाद अब साम्यवादी अधिनायकवाद यहाँ समाप्त हो रहा है।